एपिसोड 9। ओह माय गॉड, तुम यहाँ भी। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। खैर छोड़ो, तुम यह बताओ कि तुम टीटी से क्यों झगड़ रही थी। वो उल्लू का फटा टिकट को वैलिड ही नहीं मान रहा था। बोल रहा था कि वो रद्दी कागज की तरह होता है। अरे बस बस, अब उसको गाली देना तो बंद करो। क्यों शांत हो जाऊं, बेवकूफ़ कहीं का। मैंने उसके लिए पैसे दिए हुए हैं, कोई फ्री में थोड़ी जा रही हूँ। ठीक है, तो जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा होता है तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। तुम बोलो, लेकिन मुझे जो गलत लगता है मैं उसे टोकती ज़रूर हूँ। जुल्म सहना जुल्म करने से घातक होता है। लेकिन यहाँ तुम गलत हो, वो टीटी नहीं। वेट, जी हाँ, मेरी बात ध्यान से और कान खोल कर सुनो। जब भी कोई टिकट ऑनलाइन बुक करो और वो जब तक कंफर्म नहीं होती, जब वो टिकट वेटिंग में अटक जाती हैं तो उस टिकट की कोई वैल्यू नहीं होती। यदि वो टिकट रेलवे काउंटर से ली गई हो तो वो वैलिड नहीं है, फिर भी वो वैलिड मानी जाती हैं। तब निशा बोली, क्या दिस नॉट फेयर। इसका मतलब मेरे जो पैसे लगे वो सब पानी में गए। जिस काउंटर से टिकट बुक की गई हो उस काउंटर में 72 घंटे में पैसे वापस आ जाते हैं। तब निशा बोली, मान गए, गजब के जानकार हो। जब से मिले हो मुझे ज्ञान देने पर तुले हो। तब मैं हंसता हुआ बोला, यह सब अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। मुझे शुरू से ही हिंदू धर्म और घुमकड़ी का शौक है, तो यह सब अपने आप आता रहा। भाई दवे, तुम कहाँ जा रही हो। जाना तो बहुत दूर है साहब, अब बस आश्रय की ज़रूरत है। अच्छा, तुम्हें मजाक करना भी आता है। मैंने तो सोचा बस गुस्सा करना ही जानती हो। तब निशा बोली, नहीं, थोड़ा बहुत तो गुण मेरे अंदर भी है। वो तो धीरे धीरे समय के साथ पता चल ही जाएगा। तब मैं बोला, हाँ हाँ, वो तो मैं शुरू से देख ही रहा हूँ। तब निशा बोली, वेट। मैंने बोला, मेरी सीट पर शुरू से ही कुंडी मारना सीख लिया है तूने। ये सुनते ही निशा भी हंसने लगी। उसे हंसता देख मैं भी मुस्कुरा दिया। अब हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। हम दोनों ने काफ़ी बातें साझा की और सफ़र का आनंद लेने लगे। एक से भले दो, और हमें क्या चाहिए था। हमारी रेल तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। वो छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकी थी। शाम को 5:30 बजे एक प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो जयपुर आ चुके थे। मैंने चाय वाले को बुलाकर एक चाय ली और चाय की प्याली घूंट लेकर चाय का ताजगी का एहसास लिया। वाह, चाय हो तो ऐसी। कुल्हड़ में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। ना जाने कुल्हड़ में इस चाय का स्वाद इतना बढ़िया कैसे हो जाता है। मैंने ये सब बोलने के बाद देखा तो निशा अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। मैंने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा और मैंने अपने बैग से देवेंद्र प्रसाद की किताब निकाली। अब फिर से उसे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। यह किताब 200 पेज की है और इसमें 10 कहानियाँ हैं, जिनमें से मैंने 5 कहानियाँ पढ़ ली हैं और बाकी की 5 कहानियाँ पढ़ने के शौक़ से मैंने किताब लेकर शुरू हो गया। खौफ कदमों की आहट, नाम से ऐसा लग रहा है कि ये ओरल कहानी पर होगी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो ये निशा की आवाज़ थी। मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये रियल ओरल कहानी पर निर्धारित है। तब निशा बोली, क्या तुम भूत और प्रेत पर विश्वास करते हो। देखो, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जिनको भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है वो इन किताब को ज़रूर पढ़े, अपने आप विश्वास हो जाएगा। इसका मतलब तुम भूत प्रेत को नहीं मानते। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं नहीं मानता। देखो, इस संसार में पॉजिटिव एनर्जी है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी का भी वजूद है। तो इस तरह संसार में भगवान का वजूद है तो कहीं ना कहीं भूतों का भी है। तब निशा बोली, तुम्हारी बातें तो फिर से अच्छी लगने लगी। तो तुम मुझे खुलकर बताओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे इस बार भी निराश नहीं करोगे। दुनिया में बहुत सी ऐसी अजीब चीज़ें हैं जिन पर हम चाहकर भी भरोसा नहीं करते। भूत प्रेत भी किसी ऐसे रहस्य में से एक हैं। शायद इसलिए कि विश्वास हो जाए तो मन में डर बैठ जाता है। इसीलिए अधिकतर लोग ऐसी बातों को अनदेखा या अनसुना करते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है, जिसका शौक शरीर जिंदा रहता है,
जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। मेरा ऐसा कहना था कि तभी वहाँ एक व्यक्ति आया और बोला, साहब खाना खाओगे? मैं बोला, क्या क्या है खाने में? तब वो बोला, साहब 2 सब्जियाँ होगी, एक आलू की और एक आलू मटर की, और साथ में 4 चपातियाँ होगी। तब मैं बोला, कितने की होगी? तब वो बोला, बस 120 रुपये की। बोलो साहब कितनी करूं? उसकी बात सुनकर मैंने निशा की तरफ देखा, उसके विचार जानने के लिए। मैं जैसे ही बोलने वाला था तभी वो बोली, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और रेलवे का तो बिल्कुल भी नहीं, और कभी कभी तो कॉकरोच भी मिल जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर बैटरी वाला तीखे स्वर में बोला, मैडम खाना ऑर्डर नहीं करना है तो मत करो, पर इस तरह बुराई तो मत करो। हमारी सर्विस बहुत अच्छी होती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उसके इस तरह कहने से निशा अपने सीट से उठी और उसके सामने खड़ी हो गई। व्हाट नॉनसेंस, बंदर किसको बोला रे? इधर आ, तेरा अभी मुंह नोच कर बताती हूँ। बात को बढ़ता देख मैं उन दोनों के बीच बचाव के लिए जा खड़ा हुआ। मुझे बीच में आता देख बैटरी वाला बोला, देखिए साहब, आप अपनी बीवी को समझा लीजिए, बदतमीजी की भी हद होती है। मैं लेडीज़ पर हाथ नहीं उठाता वरना बता देता। यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा मन हुआ कि अभी जेब से 100 रुपये निकाल कर उसको दे दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। दिल में उमंग किसी सागर की लहरों की तरह हिलोरें मार रही थी। उसके इस झूठ में मैंने अपने मन मस्तिष्क में सच का रूप दे चुका था। मैं अपने ख्यालों में कहीं दूर जा चुका था कि तभी किसी ने मेरा हाथ जोर से झटका। मैंने देखा कि वो निशा थी। वो बोली, हद है। वो मुझे अनाप शनाप बोले जा रहा है और तुम यहाँ खड़े कुछ भी सुन रहे हो। इस साले को तो मैं अभी मजा चकाती हूँ। ऐसा कहते के साथ वो बिजली के फुर्ती से उसके ऊपर झपट पड़ी और निशा ने उसको 2 रैपटे जड़ दिए। यह सब इतना जल्दी हुआ कि उस शख्स को भी संभलने का मौका नहीं मिला। इससे पहले कि वो अपना आपा खोकर कुछ और करता, उससे पहले मैं अब उसके बीच में आ गया। बोला, भाई भाई भाई, इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। मेरी बात को सुनते हुए वो इस बार पूरे गुस्से से बोला, अरे हद है बदतमीजी की भी। अपनी बीवी पर तो लगाता ही नहीं लगाम और बना रहता है जोरू का गुलाम। मैंने इतना सुना ही कि उसके गाल पर एक जोर से पड़ा थप्पड़। मैंने देखा तो निशा ने ही उसे मारा था। वो उस लड़की को कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए झुंझला कर वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाते ही निशा बोली, गधा कहीं का, पता नहीं खुद को क्या समझता है। इन जैसे लोगों की नीयत ही ऐसी होती है, जहाँ लड़का लड़की देखे नहीं कि शुरू हो जाते हैं रिश्ता बनाने के लिए। ये कहते के साथ वो मेरी पास वाली सीट पर बैठ गई। अचानक वो मेरे सामने देखकर बोली, तुम हंस क्यों रहे थे जब उसने मुझे तुम्हारी बीवी कहा? तो मैं हंसते हुए बोला, अरे तो उसने बात ही ऐसी की तो मुझे हंसी आ गई। तब निशा बोली, तुम उसे मना भी तो कर सकते थे। तुम उसे बता तो सकते थे कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। अरे ठीक है बाबा, मेरे से गलती हो गई। अगर तुम्हारा जी नहीं भरा है तो अब मुझे मार लो। ये सुनते के साथ निशा जोर से हंस पड़ी। थोड़ी देर हंसने के बाद निशा बोली, तुम्हें क्या मैं लड़ाकू लगती हूँ? मैं बोला, अरे जब से मुझसे मिली हो ना, तब से तुम मुझसे लड़ती ही आ रही हो। तुम भूल गई क्या? मेरी सीट पर ही बैठकर मेरे पर ही धौंस जमा रही थी। तब निशा बोली, जब दोनों सीट खाली पड़ी थी तो क्या फ़र्क पड़ता है? तब मैं बोला, हाँ जी, क्या फ़र्क पड़ता है, इसीलिए तूने उस बेचारे पेंट्री वाले को पीट दिया। वो तो उसने मुझे गलत बोला तो इसलिए जड़ दिया। जब इंसान गुस्से में होता है ना, तब एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो पीक पॉइंट पर होता है। उस वक्त इंसान का पारा इतना चढ़ जाता है कि जब वो गुस्से में कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता है। इस पीक पॉइंट पर या तो खुद को गोली मार सकता है या कोई मर्डर कर सकता है। तो मैंने उसको रैप्टा मार दिया तो क्या हो गया? रैप्टा ही तो मारा है, कोई मर्डर थोड़ी किया है। उसका खुद गर्ज किस्म का जवाब सुनकर मैं चकित रह गया। उसको गुस्से की इस तरह तुलना करना और खुद का बचाव करना वाकई ही लाजवाब था।
वो दुनिया को खुद के नज़रिए से ही देखती थी। उसके लिए उसके खुद के जवाब ही अहमियत रखते थे और दूसरों के जवाब उसको कभी संतुष्ट नहीं कर पाते थे। हाँ, वो बात अलग थी कि उसको मेरी बातें अच्छी लगी थी, क्योंकि उस बातों के पीछे कोई ख़ास कारण था और बातों बातों में हमने काफ़ी हंसी मजाक किया। एक दूसरे को जानने के लिए हमने काफ़ी मदद मिली। उसने अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया, मैंने भी अपनी बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। मुझे उसकी बातों से ऐसा एहसास हुआ कि उसे मैं इतने समय में बहुत कम जान पाया हूँ। वो बाहर से बहुत ही सख्त स्वभाव की लगती थी, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत ही कोमल था, ठीक वैसे जैसे नारियल हो, मतलब बाहर से कड़क और अंदर से नरम। उसने बताया कि वो ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हैं, लेकिन समाज में ऐसे लोग बहुत हैं कि लड़कियों को आज़ादी नहीं देते। उसकी बातों से मुझे उसका अनुभव एहसास हो रहा था। मैं जैसे जैसे उसको जान रहा था, मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी और समय के साथ साथ मुझे उससे लगाव होता जा रहा था और अपनापन भी बढ़ता जा रहा था। तभी मेरा ध्यान मेरे हाथ पर बंधी घड़ी पर गया। रात के 9:30 हो चुके थे। मुझे जोर की भूख लगी थी। मेरे लिए भूख बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था। तब मैंने निशा की तरफ देखा और जैसे ही कुछ कहने वाला था, क्या भूख लगी क्या? उसके मुंह से मेरे मन की बात सुनते ही मैं चकित रह गया। शायद उसने मेरे बुझे हुए चेहरे को देखकर अंदाज लगाया होगा। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? तब निशा बोली, मैं तो खुद तुमसे यही पूछने वाली थी। ओह, अब क्या होगा? मुझे तो खाली पेट नींद भी नहीं आती। कुछ तो इंतज़ाम करना होगा। मेरा इतना कहना था कि वहाँ से पेंट्री वाला ये कहते हुए गुजरा, खाना ले लो खाना, बस आखिरी प्लेट बची है। मैंने निशा की तरफ देखा और अपनी पलकें 2 बार झपकाते हुए उसके विचार जानना चाहे। मेरा इशारा समझते ही उसने अपने होठों को नीचे लटका दिया। तब मैंने उसके इशारे को समझ लिया, लेकिन मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था और मैं वहाँ से झट से उठा और पेंट्री वाले के हाथों से खाना लेते हुए उसे मैंने 150 रुपये दे दिए। तो वो बाकी के बचे 20 रुपये वापस करने लगा। तो मैंने उसके बदले पानी की बोतल ले ली। तो वो वहाँ से चला गया। खाना है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे यार, अपना ईगो साइड में रख दो और खाना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं तो खाने जा रहा हूँ। फिर बाद में मत कहना कि पूछा भी नहीं। तब निशा बोली, मैं मर भी जाऊँ ना तो भी इस प्लेट को छूऊँ ना। तब मैंने बोला, ओके, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मैं तो चला खाने। मुझे खाली पेट नींद नहीं आती। मैं ये बोलकर प्लेट को खोलने लगा और मैंने फटाफट 4 रोटियां खा ली। मैं जैसे ही चावल खाने लगा तभी वो पास आई और बोली, अजीब किस्म के भूखड़ हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि कोई लड़की पास में भूखी बैठी है और तुम बेशर्मों की तरह ठूस रहे हो। यह कहते के साथ उसने मेरी प्लेट छीन ली और जल्दी जल्दी खाने लगी और उसने कुछ ही मिनटों में पूरी प्लेट साफ कर दी और डकार भी नहीं लिया। और फिर मेरे हाथों से बोतल ली और घट घट कर पानी पी लिया और फिर पानी की बोतल नीचे रखी और उसकी नज़र मुझसे जा मिली। इससे आगे की कहानी आपको जल्दी मिलेगी अगले भाग में। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी कहानी हर रोज़ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।